कक्षा 12 के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी ऐसी कोई भी चीज़ इस अध्याय में नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। अर्थात मैं इस पूरे चैप्टर को आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान बनाने वाला हूँ। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। देखिए हमारे चैप्टर का क्या नाम है। हमारे चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। लास्ट मतलब अंतिम, लेसन मतलब अध्याय। तो अंतिम अध्याय और इसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। ठीक है। अब अल्फोंस डाउडेट, अबाउट द ऑथर के बारे में मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि इस कहानी के जो लेखक हैं वो अल्फोंस डाउडेट हैं। और ये जो अध्याय है ना, इस अध्याय में फ्रांस और पर्सिया, फिर से बता रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है, कि इस अध्याय में फ्रांस और पर्सिया के युद्ध के समय की बात बताई गई है। अर्थात जब फ्रांस और पर्सिया में युद्ध हुआ था तो उसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फ्रांस और पर्सिया का जो युद्ध था वो 1870 से 1871 तक चला था। और इस युद्ध में फ्रांस पर्सिया से हार गया था। और जब फ्रांस हार गया पर्सिया से, तो पर्सिया ने क्या किया जानते हैं? हारने के बाद फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट पर, कुछ जिलों पर पर्सिया ने अपना कब्जा कर लिया। मतलब उन जिलों को पर्सिया ने फ्रांस से छीनकर अपने देश में मिला लिया था। सोचिए, इतनी बड़ी बात हुई थी। ठीक है। तो ये अबाउट द ऑथर था, सीधी सी बात। ठीक है। पूरा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बट मैंने आसान शब्दों में, क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हमें इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है। इसलिए मैंने इस पूरे को आसान शब्दों में आपको बता दिया। अब अबाउट द लेसन भी मैंने एक तरह से आपको बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसे पढ़ें, क्योंकि अल्सास वो क्षेत्र है, वो जिला है जहाँ के बारे में ये पूरा का पूरा अध्याय लिखा गया है। ठीक है। तो कहते हैं द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट। लास्ट लेसन जो अध्याय है रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट, इसके लेखक अल्फोंस डाउडेट हैं। नरेट्स, और वो कहानी बताते हैं अबाउट द ईयर 1877 यानी 1870। और वो 1870 की कहानी बताते हैं व्हेन, जब द पर्शियन फोर्सेस, पर्शिया की सेना ने अंडर बिस्मार्क के नेतृत्व में अटैक, आक्रमण किया था एंड कैप्चर्ड फ्रांस, और फ्रांस पर अपना कब्जा कर लिया था। थोड़ा सा इसे तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें इस अध्याय की नींव तैयार करनी है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ था जब उन्होंने कब्जा कर लिया, कि द न्यू पर्शियन रूलर, पर्शिया के नए शासक ने डिसकंटिन्यूड, रोक दिया, द टीचिंग, पढ़ाने को, ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा। तो पर्शिया के नए शासक ने फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने पर रोक लगा दी इन द स्कूलों में ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के। तो अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा पढ़ाए जाने पर उसने क्या किया? रोक लगा दी। ठीक है। द फ्रेंच टीचर, और फ्रेंच के टीचर से वर आस्क्ड, कहा गया, टू लीव, कि वो चले जाएं। और जो टीचर फ्रांस भाषा पढ़ाते थे उनसे कहा गया कि वो अब देश छोड़कर चले जाएं। अर्थात उन सभी जिलों पर तो अपना पर्सिया ने कब्जा कर लिया था। ठीक है। अब हमारी कहानी शुरू होती है। अब जो अल्सास है, इसी अल्सास में रहने वाला एक छोटा सा लड़का है, और उसी लड़के के से ये कहानी हमारी जुड़ी हुई है। ठीक है। तो अब देखिएगा, कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए वेरी लेट, बहुत देरी से रवाना हुआ। मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ दैट मॉर्निंग, उस सुबह। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। तो उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, और मैं बहुत डर रहा था ऑफ अ स्कॉल्डिंग, कि मुझे डांट पड़ेगी। जब आप स्कूल देरी से पहुंचते हैं तो टीचर आपको डांटते हैं ना, तो वही बात कहते हैं कि और मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब मुझे डांट पड़ेगी। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि, विशेष रूप से क्योंकि एम हैमेल,
जो अध्यापक हैं उनका नाम है एम हैमल। तो एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछेंगे अस हमसे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल ग्रामर का एक भाग है, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है। तो कहते हैं कि स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो प्रश्न पूछेंगे हमसे ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड, थोड़ा सा भी अबाउट देम, इसके बारे में। और पार्टिसिपल के बारे में मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था, प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, अर्थात मैं कुछ भी नहीं जानता था और इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं, यानी थोड़ी देर के लिए या एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूं। एंड स्पेंडिंग, और खर्च करता हूं या बिताता हूं, द डे, इस दिन को, आउट ऑफ, दूर, घर से बाहर। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊंगा और घर से बाहर अपना दिन बिताऊंगा। इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो ब्राइट, और दिन बहुत चमकीला था, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और दिन बहुत ज़्यादा चमकीला था। द बर्ड्स, जो पक्षी थे, वर चिपरिंग, वो चहचहा रहे थे, एट द एज, एज मतलब किनारा, किनारे पर, ऑफ वुड्स, जंगल के। तो पक्षी जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, एंड और इन द ओपन फील्ड, खुले खेतों में, ओपन मतलब खुला, फील्ड मतलब खेत, खुले खेतों में, बैक जो पीछे था, ऑफ द सॉमिल, आरा मशीन के पीछे, सॉमिल मतलब आरा मशीन, तो आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में, द पर्शियन, देखिए पर्शिया के सैनिकों ने अब कब्जा कर लिया है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि पर्शिया के सोल्जर, पर्शिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। और आरा मिल के पीछे खुले खेतों में पर्शिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ज़्यादा मनोहर था। इट वॉज ऑल, ये जो कुछ भी था, ये जो दृश्य था, मच मोर टेम्पटिंग, बहुत ज़्यादा मनोहर था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम के, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में ये जो दृश्य था वो बहुत ज़्यादा मनोहर था, अर्थात मन कर रहा था कि यहीं पर रुक जाऊं। पार्टिसिपल, भाई पढ़ने में बहुत कम लोगों का ही मन लगता है, तो पढ़ाई बोरिंग लगती है, लेकिन घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है। तो इसी बात को वो कहता है कि इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कुछ बहुत मनोहर था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में, पार्टिसिपल के रूल की तुलना में, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में ये दृश्य बहुत ज़्यादा मनोहर था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में सामर्थ्य था, टू रिसिस्ट, इनकार करने का, नज़रअंदाज करने का, लेकिन मुझ में नज़रअंदाज करने का या इनकार करने का सामर्थ्य था। आप इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मुझ में विरोध करने की शक्ति थी, अर्थात मेरा मन तो चाहता था कि मैं यहीं पर रुक जाऊं, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी, अर्थात मैं यहाँ पर रुका नहीं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में इनकार करने की या विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से पास्ड हुआ, गुजरा। टाउन हॉल जैसे हमारे गाँवों में पंचायत होती है, ठीक है, तो वहाँ पर टाउन हॉल होता था। टाउन हॉल को हिंदी में बोले तो सभागार, ठीक है। हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा पंचायत, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, वाद विवाद करते हैं ना, सारी गांव की समस्याएं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पंचायत, और वहाँ पे इसी पंचायत को कहा जाता है टाउन हॉल, जिसे दूसरे शब्दों में यानी हिंदी में कहते हैं सभागार। तो आप चाहे तो टाउन हॉल कहें या फिर आप चाहे तो सभागार कह सकते हैं। तो जब मैं टाउन हॉल से या फिर सभागार से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब मैं सभागार से गुजरा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ, सामने, बुलेटिन बोर्ड। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, बोला जाता है ना कि बुलेटिन, बुलेटिन मतलब सूचना, अखबारों में या आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, नीचे लिख कर आता रहता है बुलेटिन। तो बुलेटिन मतलब सूचना,
बोर्ड मतलब पट, ठीक है। तो सूचना पट के फ्रंट, सामने। तो व्हेन आई पास्ड टाउन हॉल, जब मैं सभागार से या टाउन हॉल से गुजरा तो मैंने देखा देयर वाज क्राउड, बहुत भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने। तो जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों में ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सभी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आई थी, अर्थात इसी सूचना पट पर सभी बुरी खबरें लिखी जाती थी। तो फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़, ऑल मतलब सभी, आवर मतलब हमारी, बैड मतलब बुरी, न्यूज़ मतलब खबरें, हमारी सभी बुरी खबर हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आई थी। जैसे द लॉस्ट बैटल्स, यानी ये पहला जो खबर था वो था कि द लॉस्ट बैटल, हम युद्ध हार गए हैं, अर्थात हारे हुए युद्धों के समाचार आए थे। द ड्राफ्ट, देखिए ड्राफ्ट का मीनिंग दूसरा होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, अमेरिकन इंग्लिश में ड्राफ्ट का मतलब होता है सेना में जबरदस्ती भर्ती करना, ठीक है। तो सेना में जबरदस्ती भर्ती करना, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो द लॉस्ट बैटल यानी हारे हुए युद्धों के समाचार, द ड्राफ्ट सेना में भर्ती के आदेश। देखिए ड्राफ्ट मतलब एक बात याद रखिएगा, जबरदस्ती भर्ती की जाती है, ठीक है, मतलब जिसको पकड़ो चलो लड़ना है, युद्ध का टाइम आ गया है, ठीक है, ड्राफ्ट इसका मतलब। तो इसे आप आसान शब्दों में कहेंगे कि सेना में भर्ती के आदेश। द ऑर्डर्स और आदेश ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, यानी सेना अधिकारी के आदेश से संबंधित समाचार। कमांडिंग ऑफिसर यानी सेना अधिकारी के ऑर्डर्स, आदेशों से संबंधित समाचार, ठीक है। तो कौन कौन से समाचार आए हैं फिर से देख लीजिए, लॉस्ट बैटल हारे हुए युद्धों के समाचार, ड्राफ्ट यानी सेना में भर्ती के समाचार, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर यानी सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड और आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ अपने आप में, और मैंने स्वयं में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके मैंने खुद से सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, अर्थात मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा कि अब क्या बात हो सकती है। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, एज आई हरीड जब मैं जा रहा था, एज फास्ट जितना तेज एज आई कुड गो जितना तेज मैं जा सकता था, अर्थात फिर जब मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला जा रहा था, अर्थात मैं जितना तेज चल सकता था मैं उतना तेज चल रहा था। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, यानी तब जब मैं अपनी पूरी तेजी से चल रहा था, द ब्लैक स्मिथ लोहार, वैक्टर जिसका नाम वॉक्टर था, हु वाज देयर जो वहाँ पर था, विथ हिज एप्रिटेंस मतलब होता है प्रशिक्षु। देखिए जैसे कि आप कह सकते हैं लोहार का चेला, ठीक है, जिसको लोहार अपना काम सिखा रहा है उसको बोलते हैं प्रशिक्षु। तो आपको प्रशिक्षु नहीं समझ में आता तो आप चेला कह सकते हैं, ठीक है। तो विथ हिज अप्रेंटिस मतलब अपने चेले के साथ, रीडिंग द बुलेटिन वो भी समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझे पुकारा, डोंट गो फास्ट बहुत तेज मत जाओ बब बच्चे या फिर लड़के इतना तेज मत चलो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब तुम्हारे पास समय है, यू विल गेट टू योर स्कूल अपने स्कूल पहुंचने के लिए, यानी तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है। एक बार फिर से थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो गया मैं समझ सकता हूँ। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो जब मैं अपनी पूरी तेजी से चल रहा था, द ब्लैक स्मिथ लोहार जिसका नाम वॉक्टर था, हु वाज देयर वो वहीं पर था, विथ हिज एप्रिटेंस अपने चेले के साथ, रीडिंग द बुलेटिन वो भी समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझे आवाज़ दी या फिर उसने मुझे पुकार कर कहा, डोंट गो शो फास्ट बब बच्चे इतना जल्दी मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलेंगे। आई थॉट मैंने सोचा ही